भंवर से लड़ो, भंवर से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। कहते हैं कि भंवर से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। रजा हमदानी की इन्हीं चंद लाइनों से हम आपको ये बता रहे हैं कि इनके द्वारा ये बताई गई है कि कब तक किनारे किनारे चलोगे। एक दिन आपको इस मझधार में उतरना होगा और हमारे साथ इस मझधार में उतरिए और तैरना हम सिखाएंगे। इन्हीं लाइनों के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में हमने टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस ईपीएससी के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है वर्णमाला। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वर्णमाला के बिंदु मेन मुख्य बिंदु क्या होते हैं, क्या होती है वर्णमाला और वर्णमाला को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। और हमने कहा व्याकरण ने इसको कितने तरीके से विभाजित किया है। इसमें हम आपको बताएंगे कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है, इसमें हम आपको बताएंगे कि शब्द क्या होता है, इसमें हम आपको बताएंगे वाक्य क्या होता है और इसमें बताएंगे सबसे छोटी इकाई क्या होती है। हम आपको बताएंगे कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है। इसमें आपको स्वरों का विभाजन बताया जाएगा, स्वरों का विभाजन बताया जाएगा, व्यंजनों का विभाजन बताया जाएगा। पूरी वर्णमाला बिल्कुल एक विस्तारित रूप में आपको समझाई जाएगी और शुरुआत हम कर रहे हैं आज के सेशन की इस वर्णमाला बिंदु के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं वर्णमाला की। देखिएगा वर्णमाला शब्द की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले देखें चैप्टर का नाम रहेगा आपका क्या, वर्णमाला। और हम जानते हैं हमको सीखना है कि वर्णमाला क्या होती है, कैसे हम समझें कि वर्णमाला की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब बातें हमको जाननी है। देखिएगा इससे पहले थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि व्याकरण की स्थिति क्या थी। देखिएगा अगर हम बात करें व्याकरण की तो व्याकरण ने तीन खंडों में पूरे व्याकरण को तीन खंडों में विभाजित कर दिया गया है। व्याकरण में देखो भैया हम कहते हैं कि व्याकरण को तीन खंड में विभाजित कर दिया गया है। व्याकरण को तीन भाग में विभाजित किया गया है, तीन भाग में विभाजित किया गया है, तीन भाग में विभाजित किया गया है, तीन भाग में विभाजित किया गया है। देखिएगा तीन खंड में हम थोड़ा करके पढ़ते हैं तो आसान रहता है। और ये आपको हमने कहा ये वर्ण विचार है, ये वर्ण विचार है। और दूसरा रहेगा आपका शब्द विचार, शब्द विचार है। और जो तीसरा रहेगा वह आपका रहेगा वाक्य विचार, वह आपका रहेगा वाक्य विचार। देखिएगा हम आसानी से पढ़ लेंगे इस तरह से कि वर्णमाला का रूप क्या होता है। पहले वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्णमाला में किसका किसका अध्ययन। देखिएगा वर्णमाला में हमको यह अध्ययन करना है कि वर्ण होते क्या हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ये सब बातें हम वर्ण विचार में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्णमाला की। देखिएगा अगर हम वर्णमाला की बात करें तो ये जानिएगा कि वर्णमाला में वर्णों की मुख्य भूमिका होती है। अगर देखा जाए तो ये कहा जाए कि वर्णमाला में वर्णों की मुख्य भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है। जिन्हें अक्षर भी कहा जाता है, जिन्हें अक्षर भी कहा जाता है, जिन्हें अक्षर भी कहा जाता है। अब देखिएगा अब हमको जानना यह है कि वर्णमाला का जन्म कहां से हुआ। देखिएगा वर्णमाला का जन्म कहां से हुआ। देखिए भाई वर्णमाला के जन्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बालक रोना सीखता है, सबसे पहले बालक रोना सीखता है। और हमने कहा यानी रोना का मतलब क्या है, उसके मुंह से क्या निकलती है,
ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। और ध्यान में रखिएगा, इसे आप लिखित रूप में नहीं लिख सकते, इसे आप लिखित रूप नहीं दे सकते, इसीलिए इसका रूप क्या होता है? अलिखित होता है। इसीलिए इसका रूप क्या होता है? अलिखित होता है। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका रूप माना जाएगा क्या? अलिखित। तो ये आपकी हो जाएगी अलिखित इकाई, ये आपकी है अलिखित इकाई। और ये सबसे छोटी अलिखित इकाई मानी जाती है, सबसे छोटी अलिखित इकाई मानी जाती है, सबसे छोटी अलिखित इकाई मानी जाती है। देखिएगा, इसके बाद अगर देखा जाए तो धीरे धीरे हमने कहा बालक बड़ा होता है और वह इस ध्वनि को परिवर्तित कर देता है, किसमें? वर्ण में। किसमें परिवर्तित कर देता है? वर्ण में परिवर्तित कर देता है। और आप जानते हैं कि वर्ण को आप लिख सकते हैं, वर्ण को आप लिख सकते हैं। यह आपकी हो जाएगी भाषा की सबसे छोटी, यह हो जाएगी कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, या हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई इसे कहा जाता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हम कहते हैं। देखिएगा, हमने कहा कि बालक सबसे पहले रोता है, रोना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे वो जो ध्वनि रूप होता है उसका परिमार्जन होके वर्ण हो जाता है। और ध्यान में रखिएगा, अगर हम वर्ण की परिभाषा की बात करें कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है, तो वर्ण की परिभाषा होती है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई भी होती है। अगर पूछा जाए ये अखंडित इकाई, अगर अखंडित इकाई कहा जाए तो यह जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता उसे आप क्या कहते हैं? अखंडित कहते हैं। तो अगर अखंडित इकाई पूछा जाए तो यह भी आपका वर्ण ही होता है। अब धीरे धीरे बालक बड़ा होगा तो इस वर्ण का परिमार्जन जो होता है वह होता है किसमें? वर्ण का परिमार्जन शब्द में हो जाता है। किसमें? शब्द में हो जाता है वर्ण का परिमार्जन। अब देखा जाए, जब हम शब्द की बात करते हैं तो शब्द भाषा की सबसे छोटी कैसी इकाई है? देखो, ये भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। और ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्याकरण का दूसरा सबसे बड़ा अंग, ये क्वेश्चन पूछाता है कि व्याकरण का दूसरा सबसे बड़ा अंग, व्याकरण का दूसरा सबसे बड़ा अंग, व्याकरण का दूसरा सबसे बड़ा अंग अगर पूछेगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका क्या होगा? शब्द। और ध्यान में रखिएगा, ये व्याकरण का सबसे छोटा अंग, ये अगर देखा जाए तो ये व्याकरण का सबसे छोटा अंग माना जाता है, व्याकरण का सबसे छोटा अंग माना जाता है और व्याकरण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो देखिएगा, हमने आपको बताया कि ध्वनि का परिमार्जन किस में हो जाता है? वर्ण में हो जाता है। फिर वर्ण से किस में हो जाता है? शब्द में हो जाता है। और शब्द से देखा जाए तो वाक्य में होता है। अब देखा जाए, अगर शब्द से देखा जाए तो इसका परिमार्जन किस में हो जाता है? वाक्य में हो जाता है, वाक्य में हो जाता है। और आप जानिएगा, अगर हम वाक्य की बात करते हैं तो यह भाषा की देखा जाए तो भावार्थ के आधार पर, किसके आधार पर? भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है,
अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा, ध्यान में रखिएगा, यह व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है। यह व्याकरण का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। यह व्याकरण का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। अब देखिएगा एक बात और आती है, जैसे अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले देखा जाए इसका सही क्रम क्या लिखा जाता है। क्रम देखा जाए तो वाक्य है, वाक्य से छोटा अगर पूछा जाए क्या होता है, तो वाक्य से छोटा उपवाक्य होता है। वाक्य से छोटा उपवाक्य होता है। उपवाक्य से छोटा पदबंध होता है। क्या होता है, पदबंध होता है। और हमने कहा पदबंध से छोटा पद होता है। पद होता है यानी पद या शब्द होता है, या शब्द होता है। और इससे छोटा अगर देखा जाए तो इससे छोटा अक्षर होता है। क्या होता है, अक्षर। अक्षर से छोटा क्या होता है, वर्ण होता है। और वर्ण से छोटा क्या है, ध्वनि। वर्ण से छोटा क्या है, ध्वनि। तो इस तरह से अगर देखा जाए ये आपका सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाइयों की बात यहाँ पर रखी गई है। तो ये पूछा जाए कि वाक्य से छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वाक्य से छोटी इकाई आपकी क्या होती है, उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है आपकी, पदबंध होती है। क्या होती है, पदबंध होती है। और यहीं पर हम आपको परिभाषा भी बता देते हैं कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। वर्णमाला की परिभाषा यहीं पर हम आपको बता देते हैं कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। देखिएगा ये हम आपको बता देते हैं कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। वर्णमाला की परिभाषा अगर देखा जाए कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। वर्णमाला की परिभाषा देखिएगा, वर्णमाला की परिभाषा हम कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित, आप व्यवस्थित भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं सुव्यवस्थित, व्यवस्थित, या आप कह सकते हैं सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। समूह को वर्णमाला कहा जाता है। समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा होती है। ये इसकी परिभाषा होती है क्या, वर्णों के व्यवस्थित या सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, अगर ये पूछ लिया गया है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की संख्या होती है कितनी, 52। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि लेखन के आधार पर, यदि आपसे पूछा जाए कि लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या अगर पूछा जाए तो संख्या कितनी होती है, 55 होती है। और आबलिक हम लिखते हैं क्या, 56। 55 या आबलिक 56 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या तो 52 है, लेकिन लेखन के आधार पर अगर पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या तो 55 या 56 होती है। चलिए अब देखा जाए, देखिएगा वर्णमाला की परिभाषा हमने बताया, और वर्णमाला में हमने पीछे बताया आपको कि वर्णमाला में वर्णों की क्या है, मुख्य भूमिका होती है, जिन्हें अक्षर भी कहा जाता है। और शुरुआत कहाँ से होती है वर्णमाला की, ये रोने से यानी ध्वनि से होती है। ध्वनि के बाद परिमार्जन वर्ण में होता है, और वर्ण के बाद शब्द में होता है, और शब्द से क्या होता है, वाक्य में। तो हमने कहा था कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई शब्द होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और अलिखित इकाई पूछा जाए तो ये आपकी क्या होती है, ध्वनि होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए ये आपके वर्णमाला का क्या होता है, जन्म होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो वर्ण की परिभाषा हमने आपको बताया कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। देखो वर्ण क्या होता है, वर्ण की अगर हम बात करें तो वर्ण क्या होता है, हमने कहा कि जिसका कोई खंड ना हो,
जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो। हम कह सकते हैं जिसका जिसका कोई कोई खंड खंड या टुकड़ा खंड या टुकड़ा ना हो, जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे जैसे अगर बात करें तो जैसे अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं क्या? आ, ई कह सकते हैं और ऊ कह सकते हैं। हम कह सकते हैं क्या? का कह सकते हैं। हम का कह सकते हैं और हम खा कह सकते हैं। हम चा कह सकते हैं, हम टा कह सकते हैं, हम ता कह सकते हैं और हम पा कह सकते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपकी क्या? अखंडित इकाई होती है। ये अखंडित इकाई होती है और इसके कोई खंड या टुकड़े नहीं होते। अगर कोई पूछेगा कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, अगर वर्ण के प्रकार की अगर बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। अगर वर्ण के प्रकार की अगर बात करें, अगर हम प्रकार की बात करें तो इसके प्रकार कितने होते हैं? 3 रूप होते हैं। ये 3 रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? देखिएगा, ये पाए जाते हैं भैया, ये स्वर पाए जाते हैं। ये होते हैं क्या? स्वर होते हैं। और ये होते हैं क्या? व्यंजन होते हैं। स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं और ये क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और अयोग वाह होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। अगर आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, अगर यहीं से कोई पूछे कि ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, तो अगर ध्वनि के प्रकार पूछ ले, ध्वनि के प्रकार, तो ध्वनि के प्रकार की अगर बात करें, ध्वनि के प्रकार, तो ध्वनि के 2 प्रकार होते हैं। ध्वनि के 2 प्रकार होते हैं। हम कह सकते हैं एक क्या है? स्वर, और दूसरा एक है स्वर ध्वनि और दूसरी क्या होती है? व्यंजन ध्वनि। एक स्वर ध्वनि होती है और दूसरी ध्वनि होती है क्या? व्यंजन ध्वनि होती है। अगर यहीं से क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले कि उत्पत्ति के आधार पर, अगर यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि उत्पत्ति के आधार पर ध्वनि कितनी होती है, उत्पत्ति के आधार पर, अगर उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है, उत्पत्ति के आधार पर ध्वनि, तो ये देखा जाए 3 प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की ध्वनियां उत्पत्ति के आधार पर होती हैं। देखा जाए कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला है क्या? संयुक्त ध्वनि। सबसे पहला क्या है? संयुक्त ध्वनि होती है। और दूसरी ध्वनि अगर देखी जाए तो वह आपकी होती है संपृक्त ध्वनि। कौन सी ध्वनि होती है? संपृक्त ध्वनि होती है। और तीसरी ध्वनि की अगर बात करें तो उसे आप युग्मक कहते हैं। क्या? युग्मक कहते हैं। या उसे आप कहते हैं क्या? द्वितीय ध्वनि। या तो युग्मक ध्वनि कहते हैं या तो उसे आप क्या कहते हैं? द्वितीय ध्वनि कहते हैं। तो देखो भैया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ण की परिभाषा, तो आपने बता दिया है कि जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो। इसके पीछे हमने आपको बता दिया है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है। अब देखिएगा, इसमें हमने कहा था कि इसमें वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। ये देखा जाए स्वर, व्यंजन और अयोग वाह होते हैं। और ध्वनि के प्रकार अगर पूछा जाए तो ध्वनि 2 होती है, स्वर और व्यंजन है। उत्पत्ति के आधार पर ये आपकी संयुक्त ध्वनि होती है, संपृक्त ध्वनि होती है और युग्मक ध्वनि होती है। एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि यह क्या होती है संयुक्त ध्वनि। देखिएगा, जब कहा जाता है कि जब 2 व्यंजन ध्वनियां किसी एक स्वर के सहारे जुड़ी हों, कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम आपको बता देते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा हम आपको बता देते हैं। कहते हैं, इसमें कह सकते हैं कि जब जब एक या एक से अधिक व्यंजन ध्वनि, जब कह सकते हैं जब जब एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक व्यंजन ध्वनि व्यंजन ध्वनि व्यंजन ध्वनि किसी स्वर के सहारे जुड़ी होती है, किसी स्वर के सहारे
के सहारे जुड़ी हो, किसी स्वर के सहारे जुड़ी हो, तो उसे भैया कहते हैं क्या? उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे प्राण हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा? क्लांत हो जाएगा। ये आपकी क्या है? ये आपकी संयुक्त ध्वनियां होती हैं। संपृक्त ध्वनियां क्या होती हैं? संपृक्त ध्वनियों की परिभाषा देखिएगा। संपृक्त ध्वनि की अगर हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है एक व्यंजन ध्वनि, एक व्यंजन ध्वनि, एक व्यंजन ध्वनि दो व्यंजन ध्वनियों के सहारे, एक व्यंजन ध्वनि दो व्यंजन ध्वनियों के सहारे जुड़ी हो, एक व्यंजन ध्वनि दो व्यंजन ध्वनि के सहारे जुड़ी हो, दो व्यंजन ध्वनि के सहारे, ध्वनि के सहारे जुड़ी हो, ध्वनि के सहारे जुड़ी हो। अगर ऐसी बात है तो ये आपकी बनती है क्या? ये आपके संपृक्त ध्वनि की बात आती है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल होगा संबल, क्या होगा? संबल। एग्जाम्पल होगा कंबल और एग्जाम्पल होगा क्या? चंबल। इस तरह से देखा जाए यह आपकी कौन सी ध्वनि होती है? संपृक्त ध्वनि होती है। और युग्मक ध्वनि की अगर हम बात करें तो इसमें कहते हैं युग्मक ध्वनि में कि जब जब एक ही व्यंजन ध्वनि का, जब एक ही व्यंजन ध्वनि का, जब एक ही व्यंजन ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही व्यंजन ध्वनि का क्या हो जाए? द्वित्व हो जाए, तो उसे कहते हैं क्या? युग्मक ध्वनि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं दिल्ली, हम कह सकते हैं दिल्ली, हम कह सकते हैं बिल्ली। क्या कह सकते हैं? दिल्ली और बिल्ली। तो यह आपका बन जाएगा क्या? तो इस तरह से देखा जाए तो आपकी ध्वनियां उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो तीन होती हैं। संयुक्त ध्वनि होती है, संपृक्त ध्वनि होती है और युग्मक ध्वनि होती है। चलिएगा चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा इसमें अगर हम स्वर की बात करें, अगर स्वर की बात करें तो स्वर कितने होते हैं? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या? 11। व्यंजन कितने होते हैं? तो ये उत्तर हो जाएगा 33। और पूछे अयोग वाक्य कितने होते हैं तो इनका उत्तर कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरह से ये वर्ण के बारे में हमने बताया और हमने ध्वनि के बारे में बताया है कि वर्ण क्या होते हैं, ध्वनियां क्या होती हैं। अब देखा जाए हम अक्षर क्या होते हैं। अक्षर की बात अगर कर ले, ये अक्षर क्या होते हैं, चलिए चर्चा कर लेते हैं। अक्षर क्या होते हैं? अक्षर की हम बात कर ले, परिभाषा क्या? वैसे अगर अक्षर की बात हम करें, अगर हम अक्षर की बात करें तो अक्षर शब्द आ प्लस क्षर तो शब्दों से मिलकर बना है। और अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, अगर हम इनके शाब्दिक अर्थ की बात, शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है कभी नष्ट ना होने वाला। इसका मतलब ये होता है कि कभी नष्ट ना होने वाला, कभी नष्ट ना होने वाला, कभी नष्ट ना होने वाला। तो कभी नष्ट ना होने वाला ये क्या हो जाएगा आपका? ये अक्षर होता है। चलिएगा अगर देखा जाए कि अक्षर का मतलब और क्या होता है, इसकी परिभाषा अगर देखी जाए, अक्षर की एक परिभाषा और देखी जाए कि अक्षर की परिभाषा क्या होती है। कहते हैं एक ही स्वर में, एक ही स्वर में, एक ही स्वर में उच्चारित होने वाली ध्वनि, एक ही स्वर में उच्चारित होने वाली ध्वनि, एक ही स्वर में उच्चारित होने वाली ध्वनि, एक ही स्वर में उच्चारित होने वाली ध्वनि अक्षर कहलाती है। एक ही स्वर में उच्चारित होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। अक्षर कहलाती है। एक ही स्वर में उच्चारित होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। तो जब आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आप कह सकते हैं कभी नष्ट ना होने वाला। और परिभाषा तो एक ही स्वर में उच्चारित होने वाली ध्वनियां होती है वो अक्षर। अक्षर दो प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे कि अक्षर कितने प्रकार के होते हैं तो अक्षर के प्रकार की अगर बात करें तो अक्षर दो प्रकार के होते हैं। अक्षर देखा जाए तो अक्षर दो प्रकार के होते हैं। देखो एक होता है आपका मुक्ताक्षर, एक होता है क्या? मुक्ताक्षर होता है।
और जो दूसरा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बद्धाक्षर। क्या कहते हैं, बद्धाक्षर कहते हैं। तो हमने कहा मुक्ताक्षर क्या होते हैं और बद्धाक्षर क्या होते हैं, इनको हमको जानना है। मुक्ताक्षर की अगर बात करें तो मुक्ताक्षर की अगर हम बात कर लें तो इसकी परिभाषा को कैसे हम लिखते हैं। मुक्ताक्षर का मतलब मुक्त अक्षर, ये यूपी ट्रिपल में पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से इसमें देखिएगा। तो ये कहा जाता है जब जब ये कहा जाता है जब जब शब्द की अंतिम ध्वनि, जब शब्द की अंतिम ध्वनि, जब शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो, जब शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो तो उसे क्या कहते हैं, मुक्ताक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुक्ताक्षर कहते हैं। और हमने कहा स्वर का मतलब हमने कहा है कि यहाँ पर आ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर यानी क्या हो, आ हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, मुक्ताक्षर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 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 राम, जैसे नाम, जैसे काम, जैसे शाम, जैसे दाम। और हमने कहा है जैसे आपने लिख दिया के, जैसे आपने कह दिया क्या को, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये मुक्ताक्षर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मुक्ताक्षर हो जाते हैं। और देखा जाए बद्धाक्षर क्या होते हैं, तो बद्धाक्षर की जो परिभाषा होती है, बद्धाक्षर की परिभाषा है कि जब जब शब्द की जब शब्द की जब शब्द की अंतिम ध्वनि, जब शब्द की अंतिम ध्वनि अंतिम ध्वनि व्यंजन व्यंजन यानी क्या हो, हलंत, व्यंजन या हलंत हो। जब शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन या हलंत हो तो कहते हैं कि उसे क्या कहते हैं, उधे भैया बद्धाक्षर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसे जगत, जैसे क्या, जगत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लेते हैं क्या, ओम, क्या, ओम। ऐसे एक शब्द आता है क्या, परिषद। क्या आता है, परिषद आता है। और एक आता है क्या, श्रीमान। क्या आता है, श्रीमान आता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपके क्या होते हैं, मुक्ताक्षर और बद्धाक्षर होते हैं। यानी अक्षर की बात हमने की है और अक्षर को हमने कहा कभी ना नष्ट होने वाली ध्वनि होती है, और ये परिभाषा हमने आपको बताई। और मुक्ताक्षर और बद्धाक्षर, वैसे तो यूपी ट्रिपल एस कहता है कि इसमें मुक्ताक्षर स्वर को कहा जाता है और बद्धाक्षर व्यंजन को कहा जाता है। मुक्ताक्षर किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी स्वर को कहा जाता है और बद्धाक्षर व्यंजन को कहा जाता है। ये आपके अक्षर होते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हमने ध्वनि के बारे में हमने आपको बताया। और इधर देखिएगा, हमने आपको बताया कि वाक्य की बात है, यानी भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है, और व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है आपका ये क्या होता है, वाक्य। और हमने कहा वाक्य से छोटा अगर पूछेगा तो वाक्य से छोटा उपवाक्य होता है, उपवाक्य से छोटा पदबंध होता है, पदबंध से पद, पद से छोटा शब्द होता है, शब्द से छोटा अक्षर, अक्षर से छोटा वर्ण, और उससे छोटा क्या ध्वनि। ये सब बातें हमने आपको बताई। चलिएगा देखिएगा, यानी हमने आपको बताया था कि अक्षर की बात क्या होती है। अब अगली बात देखा जाए कि जो हमारे हमने कहा कि जो वर्ण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, इन्हीं की चर्चा हमको करनी है। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमको चर्चा करनी है स्वर की। किसकी चर्चा करनी है, स्वर की चर्चा करनी है। तो शुरुआत कर देते हैं स्वर का विभाजन। पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। चलिएगा, ठीक है, आज के सेशन में हम यहाँ तक चर्चा करते हैं, और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि स्वर क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, और स्वरों का विभाजन क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।